तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आज का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि आज के बाद आपको शायद ही ऐसा कुछ छूटे जो कि आप को बाद में देखना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और ये मैं पहले बता देना चाहूँगी कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें पूरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले है कि बॉडी फ्लूइड आर टू कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। पता है आपको कि हमारे बॉडी में जो है वो 2 प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर पाए जाते हैं। तो इंट्रासेलुलर में केटायन प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज पोटेशियम। जो केटायन जो प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो पोटेशियम, और इससे कई बार क्वेश्चन आता है कि मतलब इसका सिंबल जो है वो के है कि ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा केटायन पाए जाते हैं तो पोटेशियम, और कौन सा एनायन पाए जाते हैं तो फास्फोरस। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा केटायन पाया जाता है तो वो है सोडियम, एंड एनायन कौन सा पाया जाता है क्लोराइड। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर को मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। देखिए तो ये क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में मेल में जो है वो 60% पूरा फ्लूइड पाया जाता है और फीमेल में 55% पाया जाता है, और ओल्ड में 55% और न्यूनेट में 80%। और देखिए ऐसा क्यों होता है कि मतलब फीमेल में 55% होता है और मेल में 60%। तो ऐसा इसलिए क्योंकि फीमेल में जो है एडिपोज टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है, और एडिपोज टिश्यू में जो फ्लूइड या फिर जो भी फ्लूइड पार्ट होता है वो कम पाया जाता है। और न्यूनेट का बात किया जाए तो उस टाइम से एकदम से उन लोग का कोई टिश्यू उतना होता नहीं है, इसलिए उन लोग का सबसे ज़्यादा 80% पाया जाता है फ्लूइड। एंड अगर फ्लूइड का बात किया जाए तो फ्लूइड जो है वो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर 70% होते हैं और इंट्रासेलुलर 30% होते हैं। अगर वही देखा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को तो उसका 3 पार्ट है, जैसे कि एक है TSF, ICF और प्लाज्मा। प्लाज्मा जो ऐसे पाया जाता है ब्लड के ऊपर उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं होता। और ये 6% पाया जाता है। और एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि ये सेल है इसके जो चारों तरफ जो पाया जा रहा है फ्लूइड उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये हो गया ICF, जो कि 22% पाया जाता है हमारा बॉडी में। एंड अगर TSF का बात किया जाए जिसका ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, और ये इसके अंदर कौन कौन से आते हैं CSF, लीम, प्लूरल एंड प्लूरल, जो कि हमारा लंग्स हो गया, और लंग्स में प्लूरल जो कैविटी होता है यहाँ पे जो पाया जाता है फ्लूइड उसे प्लूरल वो हो गया। पेरोटेनियम हो गया, जो कि एब्डोमेन में जो इस ऐसा पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। एंड साइनोवियल, जो कि जॉइंट जो भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं और यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और पेरिकार्डियल जो कि हार्ट में होगा। इंट्राऑक्यूलर जो कि आँख के कैविटी में पाया जाता है। और यूरिनरी और GI सिक्रेशन जो ल्यूमेन में होता है वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं, और वो जो है ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप कि मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड 70% है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 30% है, जो भी यहाँ पाया जाता है उसमें से। और 30% में भी 1% प्लाज्मा है, और 22% इंट्रास्टिशियल फ्लूइड है, और TCF जो है वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड 2% है, जिसमें ये सब आते हैं। ये सब कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हम पहले भी बताए कि वो केटायन जो पाया जाता है वो सोडियम पाया जाता है। तो ये प्राइमरी केटायन सोडियम है, और प्राइमरी एनायन क्लोरीन है, जो पहले भी हम लोग देखे Cl। तो और सेकेंडरी केटायन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि कैल्शियम है, और कार्बोनेट सेकेंडरी एनायन है। और सबसे बड़ी बात कि इसको जो है वो क्यों इसका क्यों कैथोड मतलब ये केटायन बोला जाता है, ये देखते हैं हम लोग। क्योंकि इसका नाम आखिर कैथोड क्यों पड़ा, तो हम जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं इधर जो एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। तो माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं और प्लस वाले को एनोड बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स जो भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है जो कि केटायन है, वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि कैथोड
कैथोड की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। माइनस है तो इसको कैथोड बोला जाता है इलेक्ट्रोड में। तो ये जब कैथोड की तरफ ये जो भी अट्रैक्ट होता है, इसीलिए इसका नाम केटायन पड़ा। और ये एनोड की तरफ माइनस चार्ज जो भी है वो जाके अट्रैक्ट होता है, तो इसका नाम एनायन पड़ा था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं एमसीक्यू भी बताऊंगी जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं एम्स तक। तो देखेंगे अब ऑस्मोलैरिटी क्या है। ऑस्मोलैरिटी है इट इज़ अ मेजर ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ फ्लूइड एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट ऑस्मोल पर लीटर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो भी इस बॉडी में फ्लूइड परसेंट है उसमें कंसंट्रेशन, सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन जो भी पाया जाता है उसको ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। और नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितना होता है 280 से 295, इसको याद रखिएगा। और अगर अब बात किया जाए टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ तक कि आपको यूट्यूब पे खुद आप वीडियो देखिएगा, आप कई वीडियो देख के थक जाइएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अच्छे से समझिएगा। टाइप ऑफ फ्लूइड में सबसे पहला है आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या है, जिसका जो ऑस्मोलैरिटी है, हमारे शरीर का ऑस्मोलैरिटी कितना है 280 से 295। अब 280 से 295 जैसे कि जो भी हम सॉल्यूशन देंगे बॉडी में, अगर मतलब फ्लूइड अगर हम दे रहे हैं बॉडी में, तो उसका ऑस्मोलैरिटी हमारे बॉडी के ऑस्मोलैरिटी से बराबर है, तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। देखिए बोल रहा है सॉल्यूशन डेट हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द बॉडी, बॉडी के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। और अगर लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, और सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग क्या देखे थे कि हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, जैसे कि वाटर हो गया और सॉल्यूट हो गया। तो अगर वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम है। तो यहाँ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी लिक्विड सॉल्यूशन जो भी हम है उसका है तो वो हाइपोटोनिक में आ गया। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि सॉल्यूशन जो कि वाटर और जो भी सॉल्यूट इसमें है, तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा है वाटर कम है तो ये इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और देखिए ये क्यों यूज होता है हमारे बॉडी में, तो ये यूज होता है डिहाइड्रेशन को। जैसे हम किसी पेशेंट को आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ाते हैं, ताकि उसका जो डिहाइड्रेशन हो गया। जैसे कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू है वो कम हो जाता है, तो इसको चढ़ाने से डिहाइड्रेशन दूर होगा। एंड अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए आइसोटोनिक का, जो कि कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, 0.9% जो NaCl पाया जाता है जिसको सॉल्ट बोलते हैं, इसका जो ऑस्मोलैरिटी या फिर जो भी कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी का जितना रहता है उतना ही रहता है। और एक रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी उसका रहता है, इसको आप भी ध्यान रखिएगा। एंड प्लाज्मा लाइट एंड 5% जो डेक्सट्रोज पाया जाता है वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है इन वाटर में। और अब देखते हैं सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, देयर इज इट काउज वाटर टू मूव इनटू सेल। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है क्या मतलब कि कंसंट्रेशन जो है वो कम है, सॉल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। तो आप पता होना चाहिए, इस लाइन का मैं मतलब समझा रही हूँ कि जब वाटर जो जहाँ ज़्यादा होता है वो कम की तरफ जाना चाहता है, तो हमारे बॉडी में बॉडी में तो हमारा ऑस्मोलैरिटी 280 से 295, लेकिन इस बार जो फ्लूइड चढ़ाया गया उसमें जो है वो ऑस्मोलैरिटी कम है, यानी कि पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है। तो पानी कहाँ जाना चाहता है, पानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना चाहता है। तो यही बोल रहा है कि इट काउज वाटर मूव इनटू सेल। जो भी वाटर हो वो सेल में जाएगा, जैसे कि सेल में है अपना नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर में और इधर से कम ऑस्मोटिक प्रेशर में गया तो ये ज़्यादा की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे कि अगर हम सेल यहाँ एक रखते हैं, आरबीसी का सेल है और इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये सेल जो है वो
स्वेलो कर जाएगा, इसमें से पानी इसमें चला जाएगा। और ये बोलता है इट में मतलब बी यूज्ड इन पेशेंट विथ डिहाइड्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया जो कि सोडियम का कम जाना हमारे बॉडी में, तो उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 0 से मतलब 45% जो भी नॉर्मल सलाइन है वो हाइपोटोनिक में आता है। सलाइन NaCl सॉल्यूशन विथ लेस देन 0.9% कंसनट्रेशन। देखिए यहाँ 0.9% NaCl जो है वो आइसोटोनिक है, और 0.9 से अगर कम है तो वो हाइपोटोनिक में आएगा। और 5% डेक्सट्रोज जो है वो आइसोटोनिक में था, तो 0.5% डेक्सट्रोज ये आएगा हमारा हाइपोटोनिक में। और लेस देन 5% डेक्सट्रोज कंसनट्रेशन जैसे ही होगा तो हाइपोटोनिक में आएगा। और यही अगर हाइपरटोनिक की बात किया जाए तो हम लोग ये पॉइंट समझते हैं, इट में बी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ एडिमा। देखिए, और इसका क्या है, हाइपोटोनिक मतलब क्या कि इधर अगर हम जैसे RBC का सेल है, RBC के सेल में इधर हम फ्लूइड दे रहे हैं, तो फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पानी कम है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, और ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि उसमें जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी कम होगा। और पानी कम है और बॉडी में ज़्यादा है पानी, तो पानी कहाँ मूव करेगा, आप खुद बताइए, सेल से बाहर आएगा ना। तो उसी तरह इसको पहले बोला कि सो फ्लूइड मूव आउट द सेल, सेल से बाहर आया। और इट में भी यूज मैनेजमेंट ऑफ एडिमा। कैसे, एडिमा में क्या होता है, पानी जो है वो फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे सेल के अंदर, तो इधर जब इधर कंसंट्रेशन कम है तो वो सेल से बाहर आना चाहेगा तो वो आ जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड इसका एग्जांपल देखा जाए तो 3% नॉर्मल सलाइन DNS, डेक्सट्रोज जो है 5% इन नॉर्मल सलाइन में, एंड डेक्सट्रोज जो है 0.4% NaCl में, और डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 20%। ये सब हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल है। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ज़रूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आपको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाएगा। और तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट का मूवमेंट जो है वो ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है कि ATP का रिक्वायरमेंट होता है। अगर किसी चीज़ के लिए पैसिव में तो अब खुद से हो रहा है, और ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ऐसे जब वाटर जाता है वो अपने से जाता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट जा रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन भी कभी कभी काम करता है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन लेके जाएगा सॉल्यूट्स को सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर लाएगा। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जब जाता है सॉल्यूट तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसमें ATP का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर वही डिफ्यूजन का बात किया जाए तो ये पैसिव मूवमेंट होता है, जिसमें ATP का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। और जब भी सॉल्यूट्स जो है, अगर पानी का बात किया जाए, वाटर जो है, जो हम लोग पहले देखे थे हाइपरटोनिक में वाटर का कंसेप्ट होता है, उसमें सॉल्यूट जो है वो मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट्स का बात हो रहा है। अगर यहाँ पे वाटर का बात होता तो नहीं, ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना चाहता है। पानी जिधर ज़्यादा रहेगा उधर से कम की ओर। और ये सॉल्यूट्स का बात रहा तो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। पानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और वही सॉल्यूट्स का बात किया जाए तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये पैसिव मूवमेंट में आएगा। और ऑस्मोसिस क्या है, प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट पास फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्बर। ये और ये सेम ही है, इसमें भी जो है वो सॉल्वेंट जो है वो पास कर रहा है लो कंसंट्रेशन टू, यहाँ पे था वो सॉल्यूट्स का बात कर रहा था, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट का बात कर रहा है। और सॉल्वेंट में ज़्यादातर पानी का यूज होता है, और वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन के तरफ जाता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। और इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा प्लीज़। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, आपको फैसिलिटेटेड का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि किसी के थ्रू ये होना, ट्रांसपोर्टेशन का काम होना। तो ये बोल रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद असिस्टेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन असिस्टेंट की तरह काम करेगा और सेल मेम्ब्रेन को पार करवाएगा।
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी जो है वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो भी हमारा पोटेशियम का कैसे फिर ECG कैसे चेंज होता है वो सब भी देखेंगे। पोटेशियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम को कभी भी हम डायरेक्ट ज़्यादा मात्रा में नहीं चढ़ा सकते। एक कई बार वाइवा में भी, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इससे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होता है। हमारे सेल के अंदर पोटेशियम पाया जाता है और अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो उससे बहुत परेशानी होती है। सबसे पहले देखेंगे पोटेशियम का काम क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है। नॉर्मल रेंज जो है वो 3.5 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर इसका वर्क देखा जाए तो इट इज़ इसेंशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ नॉर्मल हार्ट रिदम। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करवाता है, नॉर्मल हार्ट रिदम मेंटेन करने में पोटेशियम काम करता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम कहाँ होता है, तो ये जो है प्रॉक्सिमल, जो भी ये जैसे नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल पास वाला जो टिब्यूल हुआ है यहाँ पे इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि 65 to 85%। एंड ठीक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हुआ और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इसका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो 10 से 20% होगा। सिक्रीशन कहाँ होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में। इधर डिस्टल होता है, इधर प्रॉक्सिमल, इधर डिस्टल। तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है प्रॉक्सिमल में और सिक्रीशन कहाँ हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, याद रखिएगा। रेगुलेट कैसे होता है पोटेशियम, तो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो कि सीक्रेट होता है किडनी द्वारा, तो ये जो है वो किडनी को, किडनी से होता है अपटेक करता है सोडियम को और एक्सक्रीट करता है पोटेशियम को। तो एल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो हमारे बॉडी में सोडियम बढ़ेगा और एक्सक्रीट होगा पोटेशियम। अगर वही हम फूड रिच इन पोटेशियम का बात करें, किसमें पोटेशियम पाया जाता है, तो बनाना हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, रूट वेजिटेबल्स हो गया जिसमें पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आएंगे, डार्क चॉकलेट, डेट्स, बीन, टोमेटो और रेजेंस जिसको किशमिश बोल सकते हैं, योगर्ट, मिल्क, ऑरेंज जूस में, ये सब में पोटेशियम जो है रिच पाया जाता है। अब देखेंगे कि पोटेशियम जब अपने नॉर्मल जो भी है वैल्यू से अब नॉर्मल में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। अगर जो है वो पोटेशियम लेस देन 3.5 मिली पर इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो, और इसका सिम्टम क्या होगा हाइपोकैलेमिया का, एट सीवियर, अगर एकदम से मतलब 2.5 से भी नीचे आ रहा है तो एकदम सीवियर हाइपोकैलेमिया कंडीशन में, और इसमें मसल वीकनेस और क्रैम्पिंग, एकदम से मसल खींचने लगेगा और कार्डियक एरिथमी हो जाएगा, जैसे कि ट्रैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये सब देखने को मिलेगा। और इसका काउजेज क्या हो सकता है, इंडोक्राइन डिजीज जो कि हार्मोनल इनबैलेंस के कारण, एंड डाईयूरेसिस। एंड डाईयूरेसिस ये क्या करता है, सोडियम को रखता है और पोटेशियम को ज़्यादा बाहर करेगा, तो पोटेशियम जब बाहर चला जाएगा तो बॉडी में कम बचेगा ऑफकोर्स, तो इसको हाइपोकैलेमिया कंडीशन में हो सकता है। एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें भी पोटेशियम ज़्यादा बाहर चला जाता है, इसके वजह से कम बॉडी में हो जाता है। और हाँ, अब देखते हैं हाइपरकैलेमिया। अगर हम लोग क्या देखे थे कि 5.2 इसका था नॉर्मल वैल्यू में जो जा रहा था, अगर उसे 5.2 से ज़्यादा हो जाए, जो कि अप्रॉक्स 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिखा है, तो ये ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा, हाइपरकैलेमिया कंडीशन होगा। और सीवियर कब होगा, जब 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाए तो सीवियर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। और इसको में इसका सिम्टम्स क्या होगा, मसल्स क्रैम्प्स, नमनेस जो कि झिंझिनाहट बोलते हैं, पैरालिसिस तक हो सकता है, कार्डियक एरिदियस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है इस कंडीशन में। मतलब हम आपको पहले ही बताए थे जब पोटेशियम शुरू किए थे तो, कि अगर पोटेशियम आप एक बार में ज़्यादा चढ़ा देते हैं तो उस कार्डियक अरेस्ट यानी डेथ तक कंडीशन आ सकता है। इसीलिए मतलब पोटेशियम को बहुत धीरे धीरे चढ़ा जाता है, तो अगर बॉडी में ही ज़्यादा हो जाए तो डेथ की कंडीशन हो सकता है। और हम लोग पहले देखे थे कि पोटेशियम काम क्या कर रहा है, कार्डियक रिदम को भी बनाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा फड़फड़ाने लगेगा जो हमारा हार्ट है उस कंडीशन में।
जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो डेथ भी हो सकता है। और इसका काउजेज क्या है, किसके कारण से हो सकता है? किडनी डिजीज। किडनी डिजीज कैसे? किडनी डिजीज, किडनी जैसे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, और अगर यही इसी में डिजीज हो गया तो ये तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेगा, और एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेगा तो जो पोटेशियम बाहर जा रहा था, पोटेशियम अंदर रहेगा, और अंदर रहेगा तो हाइपरकैल्सीमिया होगा। एसिडोसिस के कंडीशन में या सेल डेथ, सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट बात करेंगे ईसीजी चेंजेस, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया में दोनों आप याद रखिएगा। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, टी वेव फ्लैट हो जाएगा। जैसे कि देखिए नॉर्मल ईसीजी जो है हमारा वो ये है, पी वेव ऐसे रहता है QRS, और टी ऐसे रहता है। तो अगर टी वेव फ्लैटिंग ये ऐसे जो है वो फ्लैट हो जाएगा। और ST दूसरा इसमें क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया में ST सेगमेंट जो है और डिप्रेस हो जाएगा। ये जो ST सेगमेंट है ये डिप्रेस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और टी वेव इन्वर्जन, टी वेव जो ऊपर है वो नीचे ऐसे हो सकता है। एंड एबनॉर्मल यू वेव, इसमें एबनॉर्मल भी देखने को मिल सकता है। और अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो यू वेव इधर की तरफ आता है। स्पाइकी टी वेव इसमें स्पाइकी हो जाएगा, और फ्लैट पी वेव जो है ऐसे फ्लैट हो जाएगा, जो आपको ऐसे दिख रहा है। और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, PR का जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ ऐसा ना बन के एकदम से इधर बनेगा। और वाइडनिंग अब किया QRS जो ऐसे दिख रहा है और चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और सिंस वेव पैटर्न, मतलब वेव पैटर्न खराब होगा। आई होप कि ECG भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात बताना मैं आपको भूल गई कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया इसका नाम क्यों पड़ा, कि हाइपोकैलीमिया इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए ऐसे इसका पोटेशियम नाम है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो K है, तो इसीलिए इसको कैलीमिया बोला जाता है। और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब कभी नहीं भुलाइएगा। और कैल्सीमिया में एक कैल्शियम है तो कैल्सीमिया लग जाता है, हाइपो और हाइपर। और एक A है पोटेशियम जो कि K, तो इसीलिए कैलीमिया लगता है, तो याद ध्यान रखिएगा। एंड सोडियम अगर देखा जाए, अब सोडियम का इम्बैलेंस अगर नॉर्मल रेंज देखा जाए सोडियम का, तो ये होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारे बॉडी में, ये नॉर्मल रेंज है। और ये जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हम लोग देखते हैं, नेफ्रॉन हो गया, यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फूड रिच इन सोडियम, कौन से फूड रिच सोडियम है, किसमें पाया जाता है ज़्यादा सोडियम? तो टेबल सॉल्ट जो कि नॉर्मल है, जो भी हम लोग नमक खाते हैं उसमें सोडियम पाया जाता है। एंड प्रोसेस्ड फूड एंड फास्ट फूड में भी सोडियम पाया जाता है। इसलिए सोडियम का ज़्यादा होना हमारे बॉडी में बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए फास्ट फूड और ज़्यादा टेबल सॉल्ट भी नहीं खाना चाहिए, बस नॉर्मल चीज़ और मीट्स में पाया जाता है। और नेक्स्ट है मतलब इसका रोल क्या है, तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। ये जो है एसिड बेस बैलेंस एंड फ्लूइड बैलेंस करने में, और आपको पता है बॉडी में बैलेंसिंग रहना बहुत ज़रूरी है। बॉडी हो या लाइफ हो, बैलेंसिंग तो हर समय ज़रूरी है, तो उसी तरह से बैलेंस करने में काम करता है। और सोडियम का लेवल जो है अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसे हाइपरनेट्रीमिया बोलेंगे। और आप सोच रहे होंगे इसको हाइपरनेट्रीमिया क्यों बोलते हैं, तो वही कंसेप्ट, इसका सिंबल क्या होता है, Na, तो इसीलिए अगर इसका जो है नेट्रीमिया टर्म आता है और कम है तो हाइपो। सीरम सोडियम लेवल अगर हम लोग नॉर्मल देखे थे 135 से 145, अगर 135 से कम है तो वो होगा हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपरनेट्रीमिया क्या है, ये अगर 145 से ज़्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया। काउजेज का क्या हो सकता है, अगर आप एक्सेसिव वाटर इंटेक्ट कर रहे हैं तो जब ज़्यादा कीजिएगा तो बाहर ज़्यादा जाएगा, उसमें सोडियम जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। डाईयूरेटिक्स या फिर ज़्यादा ADH हार्मोन का सिक्रेशन होना। और नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम, तो इट काउज न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। इसका साइन दिखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, जिसमें कि मतलब जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं उसको सही मानने लगते हैं, या फिर वोमिटिंग होगा, कन्फ्यूजन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स के होने से कन्फ्यूजन और ड्राउजीनेस देखने को मिलते हैं। और वही हाइपरनेट्रीमिया का बात किया जाए तो सीरम सोडियम लेवल अगर 145 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। इसका काउज क्या हो सकता है, अगर आप ज़्यादा सोडियम इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादा सॉल्ट खा रहे हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये आपको नॉर्मली हो सकता है ज़्यादा। और वाटर इंटेक अगर आपका कम है तो आपके बॉडी से सोडियम जो है वो कम बाहर जा रहा है, तो होगा ही आपको हाइपरनेट्रीमिया। और डिक्रीज ADH,
जो कि डायबिटिक इंसिपिडिस में होता है। एडीएच क्या करता है? एडीएच जो है हमारे बॉडी से सोडियम को बाहर करता है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो यहाँ हम लोग देखे थे इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज, दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। एडीएच जो है वो सोडियम को बाहर करता है, लेकिन एडीएच अगर कम रिलीज हो रहा है तो बाहर नहीं जाएगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो अंदर हमारा ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो ज़्यादा बाहर जाएगा, तो हमारे बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स अगर देखा जाए तो सीजर एंड कॉमा एंड नेक्स्ट थ्रस्ट, मतलब प्यास आपको ज़्यादा लगेगा। सोडियम अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी लगेगा, जहाँ सोडियम रहता है वहाँ वाटर रहता है, सोडियम ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा खोजेगा तो आपको प्यास लगेगा। और न्यूरोमस्कुलर जो है एक्साइटेबिलिटी हो सकता है इसमें, और इसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन भी देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। जिसका नॉर्मल रेंज क्या होता है 8.5 टू 10.5 mg पर DL, एंड अगर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये क्या काम करता है तो फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग बोन्स। आपको पता होना चाहिए कि टीथ और बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, और ये नर्व एंड मसल फंक्शन में भी काम करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैल्शियम ही तो अंदर ऐसे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, प्री सिनेप्टिक नोव, यहाँ पे कैल्शियम जंक्शन जब अंदर जाता है तभी तो ACH रिलीज होता है, तो इसका काम है मसल फंक्शन में। एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम का देखते हैं फैक्टर के रूप में काम करता है, और हार्मोन सिक्रेशन एंड एंजाइम फंक्शन में भी इसका काम है। अगर वही डाइट्री रिच इसका मतलब किस में पाया जाता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में आपको पता है कैल्शियम पाया जाता है, सच एज मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, और फिर लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि स्पिंच हो गया, फिर नट्स एंड सीड्स और एलमंड्स जो कि बादाम एंड सिस्मोइड सीड में भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम का जो है वो लेवल कम होना हाइपोकैल्सीमिया कहलाएगा, और ज़्यादा होना हाइपर कैल्सीमिया। तो कितना से कम 8.5 से कम हुआ तो, और 10.5 से ज़्यादा हुआ तो हाइपर कैल्सीमिया। और कैलीमिया और कैल्सीमिया में नहीं आप कन्फ्यूज हो, क्योंकि मैं इसको बताई हूँ। और अगर इसके काउजेज की बात की जाए तो डिफिशियंसी ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन, पाराथायरॉयड हार्मोन का अब कैल्शियम से क्या रिलेशन है? पाराथायरॉयड हार्मोन जो है वो बोन से कैल्शियम को ब्लड में ले जाता है, तो अगर इसका डिफिशियंसी हो गया, ब्लड में नहीं जा रहा, ब्लड में नहीं जा रहा है तो किडनी में नहीं जाएगा, किडनी से ही बाहर जाता है। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिएगा। ये हो गया हमारा पाराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है कि जो भी उस तरह से हो रहा है तो किडनी में हमारा जाएगा, मतलब देखिए बोन से ये लाया ब्लड में लाया तो ये मतलब किडनी में जाएगा और किडनी से एक्सक्रीट होगा, तो इसका कम होने की चांसेस है। और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन करवाता है, लेकिन अगर इसका डिफिशियंसी हो गया तो ये कम होगा, जो कि हाइपोकैल्सीमिया देखा जाएगा। और हाई लेवल ऑफ फास्फोरस अगर बॉडी में हमारा ज़्यादा है तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट काम करते हैं, फास्फोरस ज़्यादा तो कैल्शियम कम रहेंगे। और इसका साइन सिम्टम का बात किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, क्या इसमें हो रहा था, ये जो है वो बोन से लेके चला जा रहा था कैल्शियम को, और कैल्शियम में अगर बोन में कम होगा तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, बोन का डिजेनरेशन। कैल्शियम इसको चाहिए, कैल्शियम कम है बॉडी में। और मसल वीकनेस, ये मसल में काम करता है, और मसल में अगर कैल्शियम का कमी है तो उसमें क्रैम्प्स एंड वीकनेस देखने को मिल सकता है, और स्लो इरेगुलर हार्ट बीट भी देखने को मिलेगा। टिटैनी देखने को मिल सकता है, ट्राउजियस साइन और चोस्टेक साइन आप इसमें देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार नॉर्सेट तक में पूछा गया है। ये इसका हाइपोकैल्सीमिया का मेन साइन एंड सिम्टम्स है। जैसे कि हम लोग पोटेशियम में ECG चेंजेस देखे थे, वो इम्पॉर्टेंट था। अगर वही हाइपर कैल्सीमिया का बात किया जाए, क्या कहा जाए, हाइपर पाराथायरॉयड हार्मोन, इसमें अगर ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कंडीशन। फिर बोन कैंसर, जो कि अगर बोन कैंसर को पैगेट डिजीज भी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म ऑफ लिथियम के यूज करने से हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा बढ़ता है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और साइन सिम्टम्स अगर इसका देखा जाए तो QT इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, कम बनता है।
और पोटेंशियल लीडिंग टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अरेस्ट तक कंडीशन देखने को मिलता है। और नी फिब्रोलियाथिस इसमें देखने को मिलता है। बोन पेन ज़्यादा, भाई अगर ज़्यादा हो रहा है कैल्शियम तो बोन में तो पेन होगा, नॉर्मल रहना चाहिए जो कि नहीं है। मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस इसमें भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा ही। अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का बात करेंगे, वो है मैग्नीशियम। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है 1.46 टू 2.85। नॉर्मल रेंज आप हर का याद रखिएगा mg/dl होता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ इंट्रासेलुलर केटायन इन्वॉल्व एटीपी मेटाबॉलिज्म में काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल में, एंड प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड न्यूरोट्रांसमिशन रिलीज होने में भी मैग्नीशियम का, जो न्यूरोट्रांसमिशन जैसे कि डोपामिन ये सब हो गया, वो सब रिलीज करने में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए डाइटरी सोर्सेज, तो डाइटरी सोर्सेज में है डार्क चॉकलेट, नट्स आ गया, एवोकाडो आ गया, ग्रेन्स आ गया, बनाना आ गया, स्पिंच आ गया, इसमें जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका इम्बैलेंस, तो अगर कम हो रहा है तो हाइपोमैग्नीशिया और ज़्यादा हो रहा है तो हाइपर मैग्नीशियमिया। तो अगर 1.46 से कम हो रहा है तो वो हो गया हाइपो, और 2.86 से कम हो ज़्यादा हो गया तो ये हो गया हाइपर। इसका काउजेज क्या हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटस में ज़्यादा मैग्नीशियम बाहर चल जाएगा बॉडी से, किडनी डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ जो भी है तो किडनी डिजीज़ ही एब्जॉर्प्शन ऑफ सिक्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, अगर उसमें डिजीज़ है तो ऑफकोर्स कम हो सकता है। स्वेटिंग से मैग्नीशियम का बाहर ज़्यादा निकलना बॉडी से हमारे बॉडी में कम हो जाएगा। एंड क्रोनिक एल्कोहलिज्म अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं, कोई भी पेशेंट ज़्यादा कर रहा है तो उसमें हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, मसल वीकनेस एंड क्रैम्प्स होंगे एंड कार्डियक इस्कीमिया हो सकता है एंड डेथ भी हो सकता है। और नेक्स्ट कन्फ्यूजन होगा इसमें। एंड काउजेज का बात किया जाए तो रीनल एक्सक्रिएशन एंड सोडियम इनटेक ज़्यादा, मतलब डिक्रीज रीनल एक्सक्रिएशन, अगर आपके बॉडी से मैग्नीशियम बाहर कम जा रहा है तो ऑफकोर्स होगा हाइपर मैग्नीशियमिया। एंड ज़्यादा आप मैग्नीशियम का इंटेक कर रहे हैं तो भी मिल्क एल्कली सिंड्रोम जो कि डिजीज़ होता है, इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं बताने लगी तो। इस कंडीशन में भी हाइपोमैग्नीशियमिया देखा जाता है और एक कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें साइन एंड सिम्टम्स का बात किया जाए तो वीकनेस होगा, नोजिया होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा एंड ब्लर विजन तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो फॉस्फोरस कि फॉस्फोरस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखा जाए, लास्ट है, फिर हम लोग MCQ देखेंगे जो कि नॉर्सेट तक में पूछे गए हैं। नॉर्मल रेंज कितना होता है तो 2.5 से 4.5 mg/dl। फंक्शन ऑफ बोन एंड टीथ हेल्थ, आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस जो है वो हमारे बोन के लिए और टीथ के लिए, कैल्शियम भी जरूरी था, फॉस्फोरस भी जरूरी है। और नेसेसरी फॉर ATP प्रोडक्शन एंड नर्व एंड मसल फंक्शन, DNA एंड RNA सिंथेसिस में फॉस्फोरस का रोल होता है। अगर डाइटरी सोर्सेज का बात किया जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मीट्स हो गया एंड होल ग्रेन, इसीलिए फॉस्फोरस का उतना मतलब कंडीशन कम या ज़्यादा होने के चांसेस नहीं मिलते हैं। मतलब हाइपो जो कि एबनॉर्मेलिटी हम लोग देखेंगे तो हाइपो फॉस्फेटिमिया कम देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि होल ग्रेन सब कोई खाता है और उसमें पाया जाता है। तो हाइपो फॉस्फेटिमिया जो लेस देन 2.5 mg/dl काउजेज, जिसका क्या होगा, क्रोनिक डायरिया। आप डायरिया है तो उस कंडीशन में फॉस्फोरस बाहर ज़्यादा निकल जाएगा डायरिया के थ्रू, तो हो सकता है हाइपर पैराथायरोडिज्म एंड एल्कोहलिज्म में। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि हाइपर फॉस्फेटेमिया तो रीनल फेल्यूअर, हाई इंटेक रीनल फेल्यूअर हो गया तो मतलब कम फॉस्फोर बाहर निकलेगा, और हाई इंटेक ज़्यादा फॉस्फोरस का करे तो हाइपर तो होगा ही। और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक होता है डिजीज जिसमें भी फॉस्फेट जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है, और इसका जो साइन सिम्टम है वो नोजिया एंड वोमिटिंग एंड टिटनेस हो सकता है। अब हम लोग MCQ देखेंगे जो कि ESIC जो कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया आर एज फॉलो एक्सेप्ट, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वो कौन कौन सा चीज़ एडवर्स देखने को मिल सकता है एक को छोड़कर, तो
फर्स्ट है थ्रोम्बोसिस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल और स्टेसिस। ब्लड वेसल का कंप्रेशन हो सकता है सर्जरी एंड एनेस्थीसिया में। कई बार देखते हैं आपको कई केसेस देखने को मिलेगा जिसमें ब्लड कंप्रेशन हो सकता है। इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एक सेप्ट बोल रहा है एक को छोड़कर, जो कि वो कंडीशन नहीं होगा सर्जरी में। मैलिग्नेंट हाइपर थर्मिया एंड हाइपोथर्मिया, ये भी कंडीशन देखने को मिलता है कि हाई टेम्परेचर से रिलेटेड बढ़ना घटना। और सी हम लोग, इसका राइट आंसर सी है, लेकिन अब हम लोग पहले डी देख लेते हैं। मायोकार्डियल डिप्रेशन, ब्रैडिकार्डिया और सर्कुलेटरी कोलैप्स। इसमें मायोकार्डियल डिप्रेशन भी सर्जरी में देखने को मिलता है, ब्रैडिकार्डिया भी देखने को मिलता है, पल्स रेट का कम होना, एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स जो कि वेसल्स का कट जाना या फिर चप जाना की वजह से होता है। लेकिन डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हम लोग जब भी सर्जरी करते हैं तो आप लोग देखे होंगे फ्लूइड जो भी उसका है, ईसीजी सब चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स सबको चेक किया जाता है, और अगर कम है तो जो भी फ्लूइड है इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। तो ये कंडीशन कभी देखने को नहीं मिलेगा, और ये ESIC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है स्किन टारगेट टेस्ट इज यूज टू असेस। ये जो स्किन टारगेट एक टेस्ट होता है वो क्यों यूज किया जाता है, किसको असेस करने के लिए? और एम्स BPL नर्सिंग ऑफिसर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्किन टारगेट टेस्ट जो है वो यूज होता है हाइड्रेशन स्टेटस को यूज मतलब असेस करने के लिए कि मतलब ऐसे बॉडी को पिंच किया जाता है और जिसका डिहाइड्रेशन कंडीशन को देखा जाता है कि मतलब अगर आप ऐसे नॉर्मली करें तो ठीक, मेरे जैसा स्किन ठीक है तो स्किन टारगेट नहीं, और अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो ऐसे देर लगेगा इसको ऐसे होने में। तो ये स्किन टारगेट टेस्ट यूज होता है। और नेक्स्ट स्लो इसका राइट आंसर है ए। स्लो इन्फ्यूजन इज आइसोटोनिक फ्लूइड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड अगर आइसोटोनिक आपको पता था कि ऑस्मोलरिटी जो है हमारे बॉडी में जितना ऑस्मोलरिटी है उसके बराबर हो तो उसको आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक तो मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसका स्लो इन्फ्यूजन हो रहा है हमारे बॉडी में सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इस टर्म को बोलते हैं हाइपोडर्मोलाइसिस। हाइपोडर्मोलाइसिस, इस टर्म को आप याद रखिएगा, और ये एम्स BPL नर्सिंग ऑफिसर 2018 में पूछा गया था। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। एंड नेक्स्ट 2-3 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें जो कि रैक्ट MSc 2018 में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या बोलता है, आप इसका खुद आंसर दे पाएंगे। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी। उसका किडनी इंजरी है, नर्स जो है वो मतलब केयर कर रही है उसको। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन शुड बी नर्स टेक ऑब्टेन मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस फॉर पेशेंट। उसके जो पेशेंट है उसमें फ्लूइड बैलेंस एक्यूरेट है या नहीं, इसको असेस करने के लिए कौन सबसे बेस्ट है? तो बोल रहा है डॉक्यूमेंट वाइडिंग पैटर्न। डॉक्यूमेंट देखेगी, डॉक्यूमेंट से क्या अच्छा से उसको पता चल जाए इलेक्ट्रोलाइट सही है नहीं है। ऑब्टेन डेली वेट, एंड नेक्स्ट है रिव्यू लेबोरेटरी स्टडी। वो लेबोरेटरी स्टडी भी नहीं देखने जाएगी। एंड ऑब्जर्व स्किन टारगेट। स्किन टारगेट से क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़े पता चलेगा, इसमें तो डिहाइड्रेशन एंड ये सब पता चलता है। इसका राइट आंसर ऑब्टेन डेली वेट, और ये आप ड्यूटी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। मतलब वेट को देखा जाता है और उससे पता किया जाता है कि कितना, अगर इलेक्ट्रोलाइट से भी चढ़ाया जाता है तो पहले वेट को देखा जाता है और फिर से वेट मतलब उसको किया जाता है कि कितना वेट हुआ, इसी से पता चलता है। और ये मोस्ट मतलब एक्यूरेट, इसको मोस्ट एक्यूरेट एक्शन माना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आप मेरा मतलब आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया होगा। मैं पूरा कोशिश की हूँ समझाने की। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सोल्यूशन काउज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू इनटू प्लाज्मा। कौन सा सोल्यूशन है जो कि सेल से प्लाज्मा में शिफ्ट होता है? फ्लूइड वाटर, मतलब फ्लूइड वाटर वही हुआ। और ये एम्स रायपुर स्टाफ नर्स 2018 में पूछा गया है, और ये मैं आपको अच्छे से समझाई हूँ, ये तो आपको खुद आना चाहिए कि देखिए 3 तरह के फ्लूइड है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक।
हाइपरटोनिक में एक सेल को रखेंगे, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में एक सेल को रखेंगे वो कुछ नहीं होगा, जैसे कि तैसा रह जाएगा, क्योंकि ना तो वाटर बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। नेक्स्ट अगर हाइपोटोनिक का बात किया जाए तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है, ये फ्लूइड का बाहर वाला। और ये सेल हो गया, सेल के अंदर वाटर कम है, मतलब जो भी नॉर्मल है और इधर वाटर ज़्यादा है तो ये सेल में चला जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है सॉल्यूशन शिफ्ट होगा सेल से बाहर प्लाज्मा की ओर कब, तो ये सेल है, इसके अंदर कब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये बाहर है, जब इधर वाटर कम दिखेगा। और वाटर कब कम दिखेगा, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है, उसमें क्या रहता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, यानी सॉलिड का मात्रा ज़्यादा रहता है, वाटर कम रहता है। तो वाटर जिधर कम होगा तो उधर आएगा, तो इधर ही आ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरटोनिक। और देखिए एम्स रायपुर में पूछा गया, ये पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी प्लीज़ देखिए। अभी तक मैं लगभग 300 से 400 MCQ करा चुकी हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एम्स में ESIC जो कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, वो सब में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताती हूँ। तो वो सब भी वीडियो देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हो सके आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।